हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कोल्ड वॉर शीत युद्ध के बारे में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम शीत युद्ध कोल्ड वॉर को डिटेल एनालाइज करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शीत युद्ध होने के क्या कारण थे, शीत युद्ध के समय में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हुई और शीत युद्ध के क्या परिणाम निकले। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे जरूर जाके फॉलो करें, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो रिलेटेड अपडेट हो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि आपको अगर सब्सक्राइब करते हो हमारे यूट्यूब चैनल को तो जो भी वीडियो रिलेटेड अपडेट होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे आप हमारी टाइम टू टाइम हमारी वीडियो देख पाओगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की या फिर अदर वीडियोस की, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और हमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप लिंक के लिए दोस्तों आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करने के बाद मैं लिंक आपको ग्रुप में डाल दूंगा, जिससे आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक ही है कोल्ड वॉर शीत युद्ध। कोल्ड वॉर का मतलब होता क्या है? कोल्ड मतलब ठंडा, वॉर मतलब युद्ध, मतलब जहाँ पर लड़ाई ना हुआ हो उसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। सिंपल सा अर्थ ही मान के चलो कोल्ड वॉर। जैसे नॉर्मली क्या होता है दोस्तों कि अगर हम किसी के पक्ष में कहीं भी लड़ाई हो रही है, मान के चलो कहीं पे लड़ाई हो रही है, तो हमेशा लड़ाई में दो पक्ष होते हैं। ठीक है, लड़ाई में दो पक्ष होते हैं। दोनों पक्ष में क्या होता है कि भाई मैं इसे मार दूंगा, वो उसे मार देगा, ये इसे मार देगा, मैं इधर तलवार चलाऊंगा, मैं हथियार चलाऊंगा, मैं बंदूक चलाऊंगा, मैं गोली चलाऊंगा। ऐसा होता है नॉर्मली। पूरा गर्म माहौल होता है, बिल्कुल एकदम हॉट, भाई कि इधर से भी वार किया जा रहा है, इधर से भी वार किया जा रहा है, इस तरह का माहौल होता है। तो हम इसे युद्ध कहते हैं। पर शीत युद्ध में ऐसा कुछ था ही नहीं। शीत युद्ध का सिंपल सा अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक पक्षों के बीच में, ठीक है, संघर्ष जैसा माहौल हो परंतु युद्ध ना हो, उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, मतलब युद्ध जैसी स्थिति बने परंतु युद्ध ना हो, हम उसे शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो सेम इसी तरह की स्थिति, मतलब वहाँ पे कोई युद्ध था ही नहीं। ठीक, इस कारण से इसे शीत युद्ध कहा गया। ठीक है, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग दोस्तों सबसे पहली बार 1945 में जॉर्ज आर्नवेल ने किया था। ये एक अंग्रेजी लेखक थे और अपने प्रकाशन के दौरान में 1945 में शीत युद्ध शब्द का सबसे पहली बार उपयोग किया, जिसके बाद पूरे विश्व के समक्ष शीत युद्ध जैसा वर्ड सबके सामने आया और उस युद्ध का नाम शीत युद्ध पड़ा। अब शीत युद्ध है क्या? तो शीत युद्ध दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूरे विश्व के समक्ष में जो तनाव की स्थिति बनी उसी को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध को शस्त्र सज्जित शांति का नाम भी दिया गया। शस्त्र सज्जित शांति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जहां पर आपके हथियार तैयार हो, ठीक है, एकदम रेडी हो युद्ध के लिए, पर आप युद्ध नहीं कर रहे, ठीक है, तो उसको शस्त्र सज्जित शांति का नाम दिया गया है। ठीक है, इसको अस्त्र शस्त्रों का युद्ध ना होकर धमकियों भरा युद्ध भी कहा गया है। ठीक है, इसे धमकियों का भी युद्ध माना जाता है। दोस्तों, आगे देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो शीत युद्ध कोई पहला युद्ध नहीं था। इससे पहले भी दो विश्व युद्ध लड़े जा चुके हैं, जिन्हें हम प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध को द ग्रेट वर्ल्ड वॉर और महायुद्ध के नाम से भी जाना जाता था। द ग्रेट वर्ल्ड वॉर और महायुद्ध के नाम से जाने जाने का क्या रीजन था दोस्तों? कि जो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर में जो त्रासदी हुई, जो तबाही हुई, उस समय लोगों को ये लगने लगा कि दोबारा इस तरह का युद्ध हो ही नहीं सकता, ये फर्स्ट और लास्ट युद्ध होगा सभी के लिए। तो इस कारण से इसका नाम द ग्रेट वर्ल्ड वॉर रख दिया गया था। ठीक है, परंतु समय के साथ करवट लिया जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ होता है 1939 से लेकर 1945 के बीच में। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ 1939 में होता है तथा द्वितीय विश्व युद्ध का अंत दोस्तों अमेरिका द्वारा जापान के दो शहर हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु हमले के साथ 1945 में कर दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही पूरे विश्व के समक्ष में दो बड़ी महाशक्तियां उभर कर सामने आती हैं, जिसे यूएस अमेरिका और यूएसएसआर सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। इनके बीच में जो मतभेद था, किस प्रकार का मतभेद? तो भू राजनीतिक मतभेद, वैचारिक मतभेद, आर्थिक संघर्ष का मतभेद। ठीक है, यही शीत युद्ध का कारण बनता है और यही शीत युद्ध है। ठीक है, मतलब इन दोनों देशों के बीच के आपसी मतभेद ही शीत युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। अगर शीत युद्ध का टाइम पीरियड देखो दोस्तों कि कब से कब तक चला, तो अलग अलग जगह आपको अलग अलग टाइम मिलेगा, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, बट जो ऑलमोस्ट सब जगह सेम है वो मैं बताऊं आपको। तो 1947 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध का टाइम पीरियड पूरा माना जाता है। शीत युद्ध का अंत दोस्तों सोवियत संघ के विघटन के साथ माना गया, क्योंकि जैसे मैंने बताया दो बड़ी महाशक्तियां उभरकर सबके सामने आई, यूएसए अमेरिका और यूएसएसआर। अब मान लो दो में से एक का पतन हो गया तो बचा एक, तो वहां पे कोई दूसरा कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन है ही नहीं, तो युद्ध कैसा? ठीक है, तो यहाँ पे शीत युद्ध का जो विघटन होता है वो सोवियत संघ के साथ होता है। ठीक है, शीत युद्ध का खात्मा अंत सोवियत संघ के साथ होता है। और कई जगह पे ये भी देखने के लिए मिलेगा दोस्तों आपको, जो शीत युद्ध का अंत होता है वो बर्लिन की दीवार गिरने के साथ माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि यार शीत युद्ध हुआ तो कुछ हुआ है, तो इसके पीछे इसका कुछ ना कुछ कारण भी होगा। शीत युद्ध होने के क्या कारण है ये भी हम बात करते हैं। तो शीत युद्ध होने के अगर प्रमुख कारणों के बारे में अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो सबसे पहले आता है वैचारिक मतभेद। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि अमेरिका पूंजीवादी समर्थक देश है और सोवियत संघ समाजवादी समर्थक देश है, साम्यवादी समर्थक देश है। ठीक है, तो इस वैचारिक मतभेद के कारण ही दोनों के अलग अलग विचार हैं। अमेरिका चाहता है कि पूरे विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था कायम हो, सोवियत संघ चाहता है कि पूरे विश्व में साम्यवादी व्यवस्था कायम हो। तो इस वैचारिक मतभेद के कारण ही शीत युद्ध का आरंभ होता है। दो ध्रुवीयता, अब देखो कहीं भी अगर शक्ति के कोई पावर के टू पिलर्स हो, ठीक है, अब एक तरफ पावर का पिलर अमेरिका रहा और एक तरफ सोवियत संघ रहा, तो ये दोनों के बीच में आपसी संघर्ष होगा ही होगा, क्योंकि बड़ा पावर बनने के कारण। तो अगर एक ध्रुव हो पूरे विश्व के अंदर में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर दो ध्रुव हो तो वो शीत युद्ध को जन्म देती है, क्योंकि दोनों पावर आपस में टकराएंगे। और पावर क्या होता है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ से अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करती है। ठीक है, दोनों पावर क्या करेंगे, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपसी संघर्ष कॉमन है। ठीक है, जिसके कारण से शीत युद्ध का आरंभ हुआ। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, अगर द्वितीय विश्व युद्ध होता ही नहीं तो शीत युद्ध होता ही नहीं। ठीक है, जिस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ तो उसको भी शीत युद्ध का रीजन माना गया, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका ने अपने परमाणु शक्ति का, ठीक है, अपने आप को एक बड़ा वर्चस्व, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए और जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु हमले का संकेत दिया और हमला किया। ठीक है, जिसके कारण से सोवियत संघ को लगने लगा कि ये अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है और मेरे लिए खतरा है। इसके कारण से शीत युद्ध का आरंभ करता है कि भाई मैं भी बहुत बड़ा पावरफुल हूँ। ठीक है, इस तरह से हथियारों की होड़ दोस्तों भी शीत युद्ध का एक रीजन बनता है। हथियारों की होड़ मतलब क्या होता है, जहाँ पे लोग हथियार के पीछे भागने लगे। ठीक है, अब सारे देश ने अपनी विकास को छोड़कर, अपनी अर्थव्यवस्था को छोड़कर हथियार बनाने में जुट गए। ठीक है, जिसके कारण से क्या हुआ कि शीत युद्ध का आरंभ होता है। अब जैसे मान लो दो देश हैं जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, मान लो दो देश हैं जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। अब जो फर्स्ट देश है उसके पास बहुत सारे हथियार हैं, ठीक है, और वो और हथियार बनाने लगा, तो दूसरा वाला देश सोचेगा कि यार इतना ज़्यादा हथियार बना रहा है, एक ही बार में मुझे ख़त्म कर सकता है। तो वो क्या करेगा कि भाई चल मैं भी आज से बहुत ज़्यादा हथियार बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा हथियार बनाऊंगा। ये होगा तो हथियारों की होड़ से क्या होगा, आपस में कंपटीशन होगा। ठीक है, जिससे डर के मारे कि ये मेरे ऊपर हमला कर देगा, ये मेरे ऊपर हमला कर देगा, दोनों हथियार बनाने लग गए। ठीक है, तो ये भी शीत युद्ध होने का कारण बनता है। परस्पर विरोधी प्रचार, परस्पर विरोधी प्रचार मतलब क्या होता है, जैसे आप देखोगे कि दो जो कॉम्पिटिटर होते हैं कहीं भी, तो क्या करते हैं आपस में एक दूसरे के भड़का रहे होते हैं। मान लो मैं इसका सपोर्टर हूँ, ठीक है, ये इसका सपोर्टर है, बीच में कुछ और है, तो ये जो होगा ना, जो ये वाला जो मेन है वो इसको भड़काएगा कि यार ये बंदा गलत है। ठीक है, ये जो मेन है वो इसको भड़काएगा कि ये बंदा गलत है। इस तरह से चीज़ें होती हैं, समझ में आता है। तो ये जो आपसी प्रचार था ना, विरोधी प्रचार, ये बहुत बड़ा रीजन बना शीत युद्ध होने का, क्योंकि दूसरे के प्रति भड़का रहे हैं। और शीत युद्ध को प्रॉक्सी वॉर भी कहा गया है। प्रॉक्सी वॉर मतलब क्या होता है, जैसे मान लो युद्ध जो है ए और बी के बीच में है। ठीक है, युद्ध ए और बी के बीच में है और यहाँ पे किसी की लड़ाई चल रही है जिनका नाम है सी और डी। ठीक है, अब ए और बी के बीच में युद्ध था और सी और डी के बीच में लड़ाई चल रही है। अब ए और बी वाले को कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी ए ने क्या किया, सी को सपोर्ट कर दिया, बी ने डी को सपोर्ट कर दिया, और इनडायरेक्टली रूप से ए युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा है, बी भी युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा है, बट फेस किसका है, सी और डी का। तो इसे प्रॉक्सी वॉर भी कहा गया है। ठीक है, परमाणु विस्तार यहाँ पे हम बात करते हैं, तो इस युद्ध के अंदर में परमाणु शक्तियों का जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग किया गया। ठीक है, तो दूसरे देशों को ये लगने लगा कि जिस तरह का जापान का हाल हुआ, कहीं कोई भी देश परमाणु शक्ति का यूज़ करके हमारा हाल ना कर दे। तो सभी लोग जो भी देश थे उस समय, उन्होंने क्या किया कि परमाणु शक्ति के विस्तार में लग गए। एकदम भाई परमाणु बनाना है और हमें भी पावरफुल बनना है, इस तरह की चीज़ों में वो लग गए, जिससे वो विस्तार कर सके और अपने आप की शक्ति को बढ़ा सके। ये मेन रीज़न रहा। कुछ और अगर देखें दोस्तों कि क्या पॉइंट्स हैं शीत युद्ध के कारण का, तो यहाँ पे आता है बर्लिन विवाद। बर्लिन विवाद क्या है दोस्तों, तो जर्मनी के एक शहर बर्लिन, पूरे जर्मनी को दो पार्टों में बांट दिया गया, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी। ठीक है, और बर्लिन जो शहर था उसके बीच में मध्य में एक दीवार खींच दी गई, जिसे बर्लिन की दीवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उस दीवार के कारण क्या हुआ, बर्लिन मतलब पूरा जर्मनी दो पार्टों में बट गया, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी। ठीक है, तो ये विवाद भी लोगों के मन में घर कर जाती है और इसके कारण भी शीत युद्ध का आरंभ होता है। जो उससे रिलेटेड जो भी कंट्रीज होती हैं वो किसी ना किसी तरह से आकर्षण होता है, एक तरह से मतलब गुस्सा होता है, ठीक है, आक्रोश होता है, वो बाहर निकल रहा होता है। ठीक है, समझ में आता है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, तो अगला पॉइंट आता है सोवियत संघ
का एक शक्तिशाली राष्ट्र में उभरना, राष्ट्र के रूप में उभरना। अब जैसे दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के साथ ही पूरे विश्व के समक्ष में दो बड़ी महाशक्तियां उभर के सामने आई, अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ क्या था कि उसने जिस तरह से अपना मतलब वर्चस्व कायम करने की कोशिश करी, ठीक है, अलग अलग जगह दबदबा कायम करना और अपना खुद का सैन्य संगठन निर्माण करना, ये सारी चीज़ों के कारण से अमेरिका के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बन रहा था, ठीक है। तो वो सभी को ये लग रहा था कि जो सोवियत संघ एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, ठीक है। ये भी एक शीत युद्ध होने का बहुत बड़ा रीजन माना गया। अब जब अमेरिका को लगा कि यार ये शक्तिशाली बन रहा है तो मुझे भी बनना पड़ेगा, ठीक है, तो इसके कारण से शीत युद्ध का दोनों के बीच में संघर्ष का स्टार्ट होता है। अब होने का कारण एक ये भी रहता है दोस्तों कि ईरान में सोवियत का हस्तक्षेप। जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि पूरे विश्व की जो भी मेन कंट्री थी उनकी सेना ईरान में एम्प्लॉयड थी, वहाँ पे उपस्थित थी, ठीक है। तो ये कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के समय में ये फैसला लिया गया, एक हस्ताक्षर किया गया कि सभी देश अपनी अपनी सेना ईरान से वापस बुला लेंगे। सभी ने बुला लिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सब ने बुला लिया, बट सोवियत संघ ने बुलाने से मना कर दिया। रीज़न क्या था कि सोवियत संघ उनके तेल के जो भी भंडार थे उस पर कब्जा करना चाहता था, उनसे कोई संधि करवाना चाहता था, इस कारण से उसने नहीं बुलाया, ठीक है। बाकी देशों ने बुलाया पर उस पर इसने नहीं बुलाया, ठीक है। तो इसके कारण से दूसरे देशों के मन में एक ना अलग सी भावना आ गई, ठीक है, जिसके कारण से ये शीत युद्ध का आरंभ होता है। दूसरा ये अगला पॉइंट देखें तो दोस्तों तो तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति क्या होता है कि जैसे दोस्तों जो भी शीत युद्ध के अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे थे देश, तो जो मेन देश थे, चाहे आपका जापान हो, चाहे इटली हो, चाहे जर्मनी हो, तो इन सब देशों के साथ तुष्टीकरण की नीति की गई। जैसे इटली के साथ क्या हुआ, इटली जब युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा था तो इटली के साथ सहयोग करना, ठीक है, उसको मनाना, मतलब ये तुष्टीकरण की मतलब किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश की गई, ठीक है। और इम्प्रेस करने के चक्कर में हम क्या करते हैं कि भाई ये वाला तुझे अच्छा लग रहा है, चल ये ले ले तू, अच्छा ये अच्छा लग रहा है ये ले ले, हम अपने सामान दे देते हैं ना इम्प्रेस करने के चक्कर में। तो यहाँ पे तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई जिसके कारण से भी शीत युद्ध होता है। फांसीवाद ताकतों का अमेरिकी सहयोग। यहाँ पे दोस्तों अगर इसकी बात करोगे तो जैसे कि इटली में फांसीवादी ताकत थे, तो उनका जब अमेरिका को सहयोग मिलने लगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उसके कारण से जो सोवियत संघ था वो उसके मन में एक अलग सी भावना जगती है, जिसके बाद से वो अमेरिका को सहयोग मतलब युद्ध के लिए ललकारते हैं और युद्ध में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं, जो शीत युद्ध का आरंभ माना गया दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर आप बात तो करोगे कि शीत युद्ध के दौरान में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी, तो वो कुछ इस प्रकार से थी दोस्तों अगर आप बात करो कि शीत युद्ध के समय में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी, तो वो कुछ इस प्रकार। बर्लिन संकट, ठीक है, बर्लिन संकट जैसा कि मैंने बताया, जब जर्मनी के एक शहर बर्लिन, जर्मनी के एक शहर बर्लिन जिसके बीच में से ही दीवार खींच दी गई, दीवार डाल दी गई, जिसे बर्लिन की दीवार कहते हैं। इस दीवार के कारण पूरी जर्मनी दो पार्टों में बट गया, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, ठीक है। इसके कारण से भी जो लोग थे, जो उससे रिलेटेड कंट्रीज थे, वो उनके मन में एक अजीब सी द्वेष की भावना रही, जिसके कारण से वो शीत युद्ध के अंदर में पूरे विश्व को जगह वो डाल देते हैं, ठीक है। कोरिया युद्ध, ठीक है, कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध माना गया शीत युद्ध के टाइम का, ठीक है। इसके अंदर में क्या हुआ, एक तरफ चीन, ठीक है, और साम्यवादी जो भी ताकत थे, कम्युनिस्ट और साम्यवादी ताकत, वो एक साइड को सपोर्ट कर रहे थे, जहाँ पे दूसरी साइड अमेरिका दूसरे साइड को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो इसके कारण से भी ये कोरिया युद्ध भी शीत युद्ध का रीजन माना गया। जैसे कि मैंने बताया था प्रॉक्सी वॉर, ए और बी के बीच में लड़ाई होती है, जबकि ए सी को सपोर्ट कर रहा होता है और बी डी को सपोर्ट कर रहा होता है, इनडायरेक्टली तौर पे वो खुद लड़ रहे होते हैं, ठीक है। सोवियत रूस के द्वारा आवनिक परीक्षण, आवनिक परीक्षण मतलब होता है परमाणु परीक्षण। जब ये देशों ने परमाणु परीक्षण करने लगे तो पूरे विश्व के अंदर में उनको डर लगने लगा कि अगर इस तरह के देश अगर परमाणु परीक्षण करते तो कहीं इसने परमाणु बम का यूज ना कर ले, उपयोग ना कर ले युद्ध के दौरान, तो ये भी एक कारण बनता है शीत युद्ध का। अब मान लो आप हथियार का यूज़ कर रहे हो, मेरे से आपकी लड़ाई है, ठीक है, आप नए नए हथियार खरीद के ला रहे हो, तो मुझे डर जरूर लगेगा कि यार ये बंदा ला रहा है खरीद कर, कहीं मेरे ऊपर ही हमला ना कर दे, तो मैं अपने बचाव के लिए कुछ तो करूँगा ना, मैं भी हथियार खरीदूंगा, किसी से बातचीत करूँगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। सैन्य संगठन, दोस्तों जैसे कि पता होगा अमेरिका भी और सोवियत संघ भी अलग अलग तरह के सैन्य संगठनों को इकट्ठा कर रहा था, ठीक है, अलग अलग देशों को अपने साथ जोड़ रहा था, जैसे नाटो, वार्सा पैक्ट, इस तरह के अलग अलग तरह के सैन्य संगठन बनाए गए। ये रीज़न क्या था दोस्तों सैन्य संगठन बनाने का, इनके साथ में एक संधि होती थी कि अगर मान लो आप में से किसी एक देश पर हमला होता है तो मेन देश पे हमला माना जाएगा और सभी देश आपका सहयोग करेंगे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें की गई जिसके कारण से ये शीत युद्ध होने का आरंभ होता है, ठीक है। हिंदी चीनी समस्या, हिंदी चीनी समस्या क्या है, मतलब हिंदुस्तान और चीन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जो एशिया की, दक्षिण एशिया की जो कुछ कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में आपसी में जो झगड़े हो रहे थे, ठीक है, जो लड़ाई हो रहे थे, जो प्रॉक्सी वॉर की तरह यूज़ किया गया शीत युद्ध के अंदर में, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है शीत युद्ध का, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी घटना थी।
यूट्यूब विमान कांड। यूट्यूब विमान कांड क्या है? अमेरिका का एक जासूसी कांड था। ठीक है, इसके अंदर में जो जो अमेरिकी की राष्ट्रपति थे वो यूएसएसआर के दौरे पे जा रहे थे। उससे पहले ही क्या हुआ कि यूट्यूब विमान कांड पकड़ाया गया, जिसके अंदर में एक विमान के अंदर में अमेरिका के कुछ जासूस पाए गए। जो सोवियत संघ ने इसको सीरियसली लिया और अमेरिका को उतनी मतलब गलती मानने के लिए कहा, पर अमेरिका ने नहीं माना, जिसके कारण से सोवियत संघ ने शीत युद्ध जैसे जो माहौल थे और उसको गरमाया, ठीक है, और बढ़ाया उसे। क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था दोस्तों कि अमेरिका के पास में बने एक शहर क्यूबा, ठीक है, क्यूबा शहर था, जिसके अंदर में सोवियत संघ ने क्या किया, अपनी मिसाइलें तैनात कर दी अमेरिका के ऊपर हमला करने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा जो टाइमिंग था, जो पूरा ये समय था, वो क्यूबा मिसाइल संकट के तौर पे कहलाया। ठीक है, अमेरिका को बिना बताए भी अमेरिका को पता भी नहीं चला और क्यूबा के ऊपर उसने मिसाइल तैनात कर दी थी। ठीक है, तो ये पूरा टाइम शीत युद्ध के नाम से जाना गया। आगे अगर आप देखोगे दोस्तों तो शीत युद्ध के क्या प्रभाव निकले, क्या प्रभाव पड़े, क्या प्रभाव थे, क्या परिणाम निकले, इसकी अगर हम बात करें तो दो गुटों में बंट जाना। जो पूरा विश्व था दो गुटों में बंट गया। दो गुट में किस प्रकार से? एक तरफ अमेरिका की गुट हो गया जो अमेरिका को सहयोग कर रहे थे, पूंजीवादी समर्थक। दूसरी तरफ साम्यवादी समर्थक जो रूस को समर्थक कर रहे थे, जो सोवियत संघ को समर्थन दे रहे थे। अवनिक युद्ध की संभावना। पर परिणाम के तौर पे क्या देखा गया कि बहुत सारे जो देश थे वो परमाणु संपन्न देश बन गए। जैसे कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व के अंत में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया, उसी तरीके से बाकी देश भी परमाणु संपन्न बन गए कि अगर युद्ध की जैसी संभावना होती है तो हम भी उसका यूज कर सके। तो ये अवनिक युद्ध की संभावना ज़्यादा बनती जा रही थी इस युद्ध के अंदर में, ये परिणाम था। सैनिक संगठनों का जन्म। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, सीटो, सेंटो, नाटो, वार्सा पैक्ट, इस तरह की बहुत सारी सैनिक संगठनों का जन्म हुआ। ठीक है, जो शीत युद्ध का परिणाम है। सशस्त्रीकरण को बढ़ावा। इस समय क्या हुआ, जो भी कंट्रीज थी वो अपने हथियारों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हुई, क्योंकि सबको डर था कि अगर दोबारा युद्ध होता है तो बहुत खतरनाक युद्ध होगा, जो तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा बहुत खतरनाक होगा। जिसके कारण से क्या हुआ कि सबने अपने अस्त्र शस्त्र बढ़ाना शुरू कर दिया कि अगर मान लो मैं गुलाम नहीं बनना चाहता, मैं दूसरों को गुलाम बनाऊँ, इस तरह से अपना जो भी मानसिकता थी उसको दिखाते हुए इन्होंने अपने हथियार बढ़ाने शुरू किए, जो सशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिखाता है। सुरक्षा परिषद को पंगु बना दिया। सुरक्षा परिषद को पंगु बना देना मतलब क्या दोस्तों, जो सुरक्षा परिषद था, जो यूएनओ का जो हेड है, जो एक सुरक्षा परिषद मंत्रालय है, ठीक है, उसका क्या नाम, उसका काम क्या था कि पूरे विश्व में शांति स्थापित करना। परंतु बार बार युद्ध होते जाना, ठीक है, अलग अलग तरह की समस्या उत्पन्न होना, और ये जो भी माहौल था, चाहे क्यूबा संकट हो चाहे अदर्स जो भी मैटर थे, ठीक है, तो उसके कारण से जो सुरक्षा परिषद था वो एकदम नाकाम लग रहा था कि वो अपना काम कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, सुरक्षा परिषद एकदम पंगु जैसा बन चुका था और उसके ऊपर बार बार वीटो पावर भी यूज़ किया जा रहा था। जैसे वीटो पावर किसके द्वारा, तो सोवियत संघ के द्वारा, अमेरिका द्वारा, अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा वीटो पावर यूज़ किया जा रहा था। अगर वो कुछ करना भी चाहता तो हो नहीं पाता था। ठीक है, अब देखो यूरोप का विभाजन। शीत युद्ध के सबसे बड़े परिणाम के तौर पे ये देखा गया कि यूरोप का विभाजन हो गया, क्योंकि जो भी युद्ध हुए उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कौन कर रहा था, तो यूरोप कर रहा था, तो यूरोप का पूरी तरह से विभाजन हो गया। ठीक है, विश्व आतंक और भय की वृद्धि। विश्व के अंदर में आतंक की भी वृद्धि हुई। ठीक है, आतंक, अलग अलग आतंकी संगठन बनाए गए। जैसे कि मैंने बोला प्रॉक्सी वॉर, तो प्रॉक्सी वॉर में क्या होता था कि जो देश में, अगर मैं यहाँ पे सी को मारना चाहता हूँ, मैं ए हूँ, तो अगर मैं सी को मारना चाहता हूँ तो मैं खुद जाऊँगा मारने के लिए, तो मेरा नाम आएगा कि ए ने मारा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एफ नाम के बंदे को एम्प्लॉयड किया, यहाँ पे तैनात किया और उसने जाकर उसको मार दिया। तो नाम किसका है, एफ का, पर करवाया किसने, ए ने। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सारी चीज़ चल रही थी। तो आतंक की में भी वृद्धि होती है, पूरे विश्व में भय का माहौल भी बनता है और बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव। जो भी देश थे उनके एक दूसरे में आपस में उलझे हुए थे। जैसे मान लो भारत यहाँ पे रूस को समर्थन दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अमेरिका से रिश्ते खराब हो रहे हैं। ठीक है, अगर अमेरिका को समर्थन दे रहा है तो रूस से रिश्ते खराब हो रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो भारत रूस को समर्थन दे रहा है और यहाँ पे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से भी रिश्ते खराब होंगे, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका को समर्थन दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह का सारा माहौल था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी तनाव बढ़ रहे थे। ठीक है, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की भावना का जन्म हुआ। जो भी देश थे आपस में ही कॉम्पिटिट करने लगे। ठीक है, अविश्वास, कोई भी एक कंट्री दूसरे कंट्री पे विश्वास की नहीं कर रहा था। ठीक है, जिसके कारण से अविश्वास की भावना पूरे विश्व के अंदर में जागृत हुई। जन कल्याण की योजनाओं को गहरा आघात पहुंचा। जो भी जन कल्याण के लिए कार्य किए जा रहे थे, जैसे यूरोप के अंदर में और दक्षिण एशिया और अलग अलग जगह पे, अफ्रीका जैसे देशों में जहाँ पे गरीबी निर्धनता थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, वहाँ पे जन कल्याण के लिए कार्य किए जा रहे थे, तो उन कार्यों को रोक दिया गया या फिर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर डाला गया, हटा दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, जिसके कारण से जन कल्याण की योजनाओं पर गहरा आघात पहुँचा।
दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में यहाँ तक ही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर में हमने जाना कि शीत युद्ध होने के क्या कारण थे। ठीक है, शीत युद्ध के समय जो भी घटनाएं घटी, कौन कौन सी घटनाएं घटी, प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी, इसके बारे में बात किया। साथ साथ शीत युद्ध के क्या परिणाम निकले, क्या प्रभाव निकला, इसके बारे में हमने बात किया। तो वीडियो हमारी दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जरूर जुड़े। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।